Hello friends, today we are recording this video because I have received multiple calls and since last few months the department is issuing ASMT 10, which is the notice for scrutiny of returns under section 61, wherein they are asking that these are the discrepancies which we have noticed and therefore you need to clarify. So ये इशू जो है बहुत ही prominent है और बहुत ज़्यादा आ रहा है. उसमें से 2 या 3 इश्यूज जो मुझे अभी इस वीडियो में मैं कवर करना चाहता हूँ. मल्टीपल इश्यूज हैं बट पहला इशू जो मैं कवर करना चाहता हूँ दैट इज द डिफरेंस इन 3B वर्सेस 2A. नाउ फ्रेंड्स, वी ऑल आर अवेयर व्हेन जीएसटी केम इन 2017, इनिशियल फ्यू मंथ्स में तो इवन एवरीथिंग वाज लाइक नोबडी वाज एबल टू फाइल रिटर्न्स. देयर वर लॉट ऑफ इश्यूज, लॉट ऑफ क्वेरीज वर देयर. इवन जीएसटी 2A भी अक्टूबर 18 से आया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. 36 सब रूल 4 जो आया, जहाँ पे 2A की इंपॉर्टेंस को बताया गया कि अगर 2A में नहीं दिखेगा तो आप 120% ले सकते हैं. देन इट वाज रिड्यूस्ड टू 110, देन 105, एंड नाउ आफ्टर इंसर्शन ऑफ 16(2) क्लॉज AA इट इज 0, कि आपको जितना दिखेगा उतना ही आप क्रेडिट ले सकते हैं. वो भी आपका 9 अक्टूबर 2019 के बाद आया. सो द इशू इज कि 17-18 और 18-19 का डिपार्टमेंट आंख बंद करके नोटिस इशू कर रहा है ASMT 10, जहां पे वो बोल रहा है कि आपकी 3B में ये वैल्यू है क्रेडिट की, आपके 2A में ये वैल्यू दिख रही है. एंड कुछ ऐसे केसेस मेरे सामने आए हैं जहां पे वी हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन देम दैट लुक, these were the initial phases of GST and lot of errors has happened, and it is not my case. There are multiple cases जहाँ पे इस तरीके की मिस्टेक हुई है which is an inadvertent mistake. कोई भी intentional mistake नहीं है. We have also tried to convince them कि सर 2020 का डेट था शायद एनुअल रिटर्न फाइलिंग का, आप वो देख सकते हैं 17, 18, 18, 19 में एनुअल रिटर्न के अंदर GSTR 9, 9C के अंदर वी हैव ट्राइड टू रेक्टिफाई एवरीथिंग. 2A, 3B, all those differences we have tried to rectify and the reconciliation is there. But they are overlooking everything and they are passing the orders merely on the context कि इतना difference आ रहा है. Even after explaining them the entire thing कि ये difference क्यों आ रहा है, what are the reasons, they are not trying to understand. So therefore the question arises, जो मैं शेयर करना चाहता हूं अपना व्यू, कि GSTR 2A कितना इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट रहेगा 17-18 और 18-19 स्पेसिफिकली, जहां 2A था ही नहीं, और अब वो GSTR 2A और 3B का डिफरेंस निकाल रहे हैं और उसकी वजह से नोटिस भेज रहे हैं, या आज की डेट में भी 2A का क्या रेलेवेंस रहेगा. तो आई विल नॉट कमेंट ऑन आज की डेट में क्या है, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आई कैन से, बट 17-18, 18-19 के लिए स्पेसिफिकली जब 2A था ही नहीं तो मेरे पास कोई कंपैरिजन का स्कोप नहीं था. जब 20 में 18 अक्टूबर में 2A आया, उसके बाद मैंने कंपैरिजंस करने चालू किए एंड आई ट्राई टू रेक्टिफाई आफ्टर डूइंग ऑल रिकंसिलिएशंस इन माय एनुअल रिटर्न्स. नाउ दे आर नॉट ट्राइंग टू एक्सेप्ट द एनुअल रिटर्न्स एंड दे आर सेइंग कि नहीं नहीं, आपका प्राइमा फेसी डिफरेंस है तो हम आपका ऐड कर देंगे. फ्रेंड्स, मेरा ऐसा मानना है, आप जो क्रेडिट लेते हैं इट इज ड्रिवन थ्रू सेक्शन 16, मोर स्पेसिफिकली सेक्शन 16 सबसेक्शन 2, जहां पे 1 जनवरी 2022 से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1 जनवरी 2022 से 16(2) क्लॉज AA इंसर्ट हुआ है. उसके पहले ऐसा कोई क्लॉज नहीं था, यानी 31 दिसंबर 2021 तक ऐसा कोई क्लॉज नहीं था. उसमें कंडीशंस थी 4, एंड इफ यू आर एबल टू सेटिस्फाई दोज कंडीशंस, मेरा ऐसा बिलीव है कि वो 2A में दिखे या नहीं दिखे, आपको वो क्रेडिट मिलेगा. यू आर entitled for that credit provided you have satisfied all the conditions. Plus friends, एक चीज और समझें, ये 2A और 3B का डिफरेंस निकाल के there can be a situation wherein there are inadvertent mistake done by my supplier. For example, मेरे सप्लायर ने B2B की जगह B2C में दिखा दिया, मेरे सप्लायर ने B2B दिखाया लेकिन मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर या मेरा GST नंबर गलत डाल दिया. So it will never get reflected in my GST at 2A. But 16(2)C is getting complied. So 16(2)A बोलता है कि मेरे पास
इनवॉइस होना चाहिए वो है। 16(2)B बोलता है कि मुझे माल मिल जाना चाहिए, वो मिल गया है। 16(2)C बोलता है पेमेंट हो जाना चाहिए, तो उसने भले ही B2C दिखाया या दूसरा रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया, व्हाटसोएवर, but that is also complied that payment has been made and I have filed my return, so all those conditions are satisfied, so that is going to be the driving factor for claiming ITC and not only GSTR2 capital A। जो पहला लीगल सबमिशन जो मेरा रहेगा और एडवाइस रहेगा, या रादर जो मेरा बिलीफ है या व्यू है, वो यही है कि इफ वी आर एबल टू सब्सटैंशिएट that we are satisfying all the conditions which are specified in section 16(2), all those 4 clauses, then specifically for 17, 18, 18, 19 जिसके अभी नोटिस आ रहे हैं, I am of the view that nobody can deny this credit to you. Plus now there are a lot of judgments also, even Calcutta High Court single bench judgment is there, LGW Industries, wherein it is said that unless it is proved that you have connived with your supplier, the credit should not be denied. If you are a bona fide purchaser and you are able to establish that bona fide, then the credit cannot be denied merely on the basis that 16(2)C or plus. Friends, where is the mechanism? That mechanism which was originally perceived, GST law जब बन रहा था तो originally perception जो था 1, 2, 3 and all those matching concepts, those were never introduced or implemented practically. So उनकी absence में even the department is, I will say, frustrated. Even the department is helpless because even they cannot identify whether the supplier has paid on my invoice or not. So something which is not clear to the department also, and which is not in control to the department also, plus which is out of control to me. मेरा supplier के ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं है, वो अपना रिटर्न भर रहा है, उसमें B2B की जगह B2C दिखा दिया, मेरा GST नंबर गलत डाल दिया, उसमें मैं क्या करूंगा? My role is to prove to the department that I am a bona fide purchaser and all the conditions which are satisfied, which are imposed on me for claiming the input tax credit are being satisfied. If there is some condition which is actually impossible to be satisfied, which is beyond my control, then certainly that condition is bad in law. तो मेरा ऐसा मानना है कि बहुत स्ट्रांगली आपको रिप्रेजेंट करना चाहिए और स्ट्रांगली जाना चाहिए. Yes, I agree that department is confirming left, right and center without application of their mind. वो खाली देखते हैं 2A और 3B में डिफरेंस है क्रेडिट का. आपने 2A में क्रेडिट 1 लाख दिख रहा है और आपने 10 लाख क्रेडिट लिया है, तो 9 लाख रुपीस का वो शोकोस दे देते हैं. एंड विदाउट appreciating your replies also, they are confirming the orders. This is unfortunate. And now the question comes कि हम अपील में जाएंगे, अपील में जाके 10% डिपॉजिट करके, तो whether that commissioner appeals or the deputy commissioner appeals has that power to go into these facts which have never been looked into by the adjudicating authority. My limited view is no, because he do not have the power of remanding it back. सेक्शन 107 क्लियरली बोलता है कि उसके पास ये पावर है, वो एडिशन कर सकता है, मॉडिफिकेशन कर सकता है, एन्यूलमेंट कर सकता है, बट वो रिमांड बैक नहीं कर सकता. सो देयरफॉर द ऑफिसर शुड अप्रिशिएट दिस कि जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है दैट इज क्रिएटिंग द बेस, एंड वहां अगर वो ध्यान से नहीं देख रहा है और ऑर्डर्स इस तरीके से पास कर रहा है, तो इवन मेरा ऐसा मानना है कि डिप्टी कमिश्नर अपील को भी डिफिकल्टी होगी, बिकॉज रिमांड का पावर उसके पास है नहीं. और कुछ फैक्ट्स जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने देखे ही नहीं, क्या वो फैक्ट्स, एडिशनल एविडेंसेस डिप्टी कमिश्नर अपील देखेगा? दैट इज अ बिग क्वेश्चन. सो देयरफॉर फ्रेंड्स, आई वुड से बी ऑन द लीगल साइड, आर्ग्यू ऑन द लीगल साइड. इफ देयर इज अ डिफरेंस इन 3B and 2A, and if you are able to substantiate that this is a valid credit which you are entitled for, go ahead and take the credit and fight for the same. That is one. Second, एक और छोटा सा इशू मैं ले लेता हूं, then we'll take up the issues in the next video. कुछ केसेस मेरे पास ऐसे आए जहां मैंने ITC ले लिया, I have claimed ITC, बट मेरे सप्लायर ने 3 महीने के बाद रिटर्न फाइल किया. नाउ डिपार्टमेंट इज सेइंग कि आप वो क्रेडिट ले ही नहीं सकते, आपने जो क्रेडिट लिया वो गलत लिया है, आपके सप्लायर जब तक रिटर्न नहीं भर देंगे तब तक आप क्रेडिट नहीं ले सकते. सो अगेन आई वुड से सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 की जो बात करते हैं कि आप क्रेडिट नहीं ले सकते क्योंकि आपके सप्लायर ने रिटर्न बाद में फाइल किया है, मेरा ऐसा मानना है कि सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 रिसिपिएंट के लिए है.
a recipient have to take credit, and he needs to take credit within the year or till the dates which are specified. जो आज 30th नवंबर हो गया, पहले 20th अक्टूबर था, यानी रिटर्न फाइलिंग 3B फाइलिंग फॉर द मंथ ऑफ सितंबर. इट इज नोवेयर कनेक्टेड विद द सप्लायर. सप्लायर ने भले मार्च में भरा हो, लेकिन अगर मैंने उसका क्रेडिट ले लिया, सो एज पर माई लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग दैट क्रेडिट कैन नॉट बी डिनाइड. दैट क्रेडिट कैन नॉट बी डिनाइड बिकॉज नोवेयर इट इज रिटर्न कि आपकी क्रेडिट लेने से पहले आपके सप्लायर को रिटर्न फाइल कर देना पड़ेगा. सप्लायर डिलेड भी रिटर्न फाइल करता है, यू आर कंसर्न विद योर टैक्स अमाउंट which he has already paid by filing the return. So therefore again I would say वो जो इश्यूज आ रहे हैं, ये दूसरा इशू है बहुत प्रोमिनेंटली और बहुत ज्यादा क्वेश्चंस मेरे पास आए कि दे आर स्ट्रेट फॉरवर्ड सेइंग दैट आपने क्रेडिट ले ली जनवरी के महीने में, आपके वेंडर ने, आपके सप्लायर ने तो नेक्स्ट फरवरी में उसको फाइल किया 1 साल के बाद रिटर्न, सो आपको ये क्रेडिट नहीं मिलेगी. क्यों नहीं मिलेगी सर? इफ आई एम एबल टू सेटिस्फाई ऑल दीज कंडीशंस after 16(2) clause AA, yes, it is difficult because that was never being reflected in my GSTR 2A or whatsoever form is there. But prior to that, for 17-18 जिसके notices आ रहे हैं, as per me they are applying the current law to the past period when that law was not in existence. तो 16(2) डबल ए तो अभी आया है, 36(4) 2019 में आया, तो 2017-18 में उसको अप्लाई आप कैसे कर सकते हो? It was never retrospective. So therefore मेरा ऐसा मानना है कि उन केसेस में भी 16(4) की कोई रिस्ट्रिक्शन आपके सप्लायर ने बाद में रिटर्न फाइल किया इसलिए आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, या ऐसा कोई भी आर्ग्यूमेंट सस्टेनेबल नहीं है इन द आइज ऑफ द लॉ. दैट इज माय बिलीफ एंड माय व्यू. सो देयरफॉर ये दूसरा इशू है जो मैं आज कवर करना चाहता था. दीज आर द टू इश्यूज which I am broadly covering. There are a lot of things which I can share, but yes, now I have started once again sharing the views. So very soon we'll come out with the another video wherein we'll continue with such kind of issues which are being raised in ASMT 01, ASMT 10, and the litigations are increasing because of that, because the officers are not understanding. And plus सभी viewers को मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि 25 फरवरी 2022 का एक इंटरनल सर्कुलर है महाराष्ट्र का, दैट शुड बी रेफर्ड, बिकॉज ये सारे इश्यूज वन बाई वन उसमें कवर किए एंड हाउ टू डील विद दोज इश्यूज दैट इज ऑल्सो क्लैरिफाइड बाय द महाराष्ट्र अथॉरिटीज. सो 25 फरवरी 2022 का इंटरनल सर्कुलर है विच इज सर्कुलर नंबर 02A ऑफ 2022, 02 कैपिटल A ऑफ 2022. ये प्लीज आप रेफर करें. मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको एज एन अटैचमेंट इस वीडियो के साथ डाल दूं, बट प्लीज रेफर दिस. There are a lot of questions which they have answered, and I would suggest, because this video can travel to a lot of stakeholders including the government officers, so I would suggest that CBIC should come out with a circular. This is a state circular, but over and above that the prime authority is CBIC. The board should come out with some circular wherein these issues should be clarified so that litigation and such orders which are not going to stand in the eyes of law in the appellate forum, at least those issues should be settled at the very first stage itself. वहीं पर ड्रॉप हो जाना चाहिए, वो अपीलेट स्टेज तक, लिटिगेशन की स्टेज तक नहीं जाना चाहिए. दैट इज द कंटेक्स्ट एंड दैट इज द रिक्वेस्ट which I will make from the government if they are coming out, and rather they should come out with such kind of circular explaining all those issues. But for the time being, you can rely on the circular issued by the Maharashtra authorities dated 25th February 2022. With this, friends, I am thankful to each one of you. Thank you very much.